डॉक्टर प्रदीप कुमार खींचा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच टू यू कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज या कॉम्पिटेंट पर्सन। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। छात्रों, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैं 2 लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। पहले लेक्चर के अंतर्गत मैं आपको माइनर कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इस संबंध में माइनर के जो अधिकार हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। हम लोगों ने वेद अनुबंध के आवश्यक लक्षण पढ़े। धारा 10 के अंतर्गत कहा गया है कि वे सभी ठहराव प्रवर्तित करवाए जा सकते हैं जो अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द parties competent to contract. Thus the competence or capacity to contract is one of the essential elements of a valid contract. वेद अनुबंध के लिए अनुबंधी क्षमता, पक्षकारों में अनुबंध की योग्यता, अनुबंधी क्षमता होना आवश्यक है। मीनिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स लीगल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 के अंतर्गत इसको स्पेसिफाई किया गया है। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राजनियम के अनुसार वयस्क आयु का है, जो स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा वह किसी राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। एवरी पर्सन इज द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट and who is a sound mind person and is not disqualified from the contracting by any law to which he is subject under this section 11। देखिए, धारा 11 के अंतर्गत 3 बातों को एक्सप्लेन किया गया है। वो व्यक्ति वयस्क आयु का होना चाहिए, वो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और व्यक्ति को संबंधित राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। प्रश्न उठता है, कौन व्यक्ति वयस्क आयु का होता है? हमारे देश के अंतर्गत एक अधिनियम बनाया गया है, भारतीय वयस्कता अधिनियम। भारतीय वयस्कता अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत वयस्क की उम्र के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। प्रत्येक वह व्यक्ति जिसने अपनी आयु के 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं वो व्यक्ति वयस्क माना जाएगा। सामान्य दशाओं के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपनी आयु के 18 वर्ष पूर्ण कर लिए वो व्यक्ति वयस्क माना जाएगा और जो व्यक्ति वयस्क है वो अनुबंध करने की योग्य है, अनुबंध करने के सक्षम है। उसके द्वारा किया गया अनुबंध, उन पक्षकारों के द्वारा किया गया अनुबंध वेद अनुबंध कहलाएगा। किंतु अगर किसी अवयस्क की संपत्ति या अवयस्क के स्वयं के लिए या दोनों की देखरेख और सुरक्षा के लिए न्यायालय के द्वारा संरक्षक की नियुक्ति की गई है अथवा कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन उसकी संपत्ति और उसकी देखरेख की जा रही हो तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वयस्कता की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। सामान्य दशाओं में 18 वर्ष। किंतु अगर किसी अवयस्क की स्वयं की देखरेख के लिए या उसकी संपत्ति की देखरेख के लिए या दोनों की देखरेख के लिए न्यायालय के द्वारा संरक्षक या कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन किया जा रहा हो तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वहां वयस्कता की आयु 21 वर्ष होगी और 21 वर्ष के पश्चात ही वो व्यक्ति अनुबंध करने के सक्षम होगा, अनुबंध करने के योग्य होगा। अनसाउंड माइंड पर्सन किसे कहते हैं? अस्वस्थ मस्तिष्क का। इसको मैं अगले लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और संबंधित राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति को भी मैं अगले लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, माइनर के बारे में हमारी इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत कुछ बातें एक्सप्लेन की है। माइनर वो व्यक्ति होता है जिसने अपनी आयु के 18 वर्ष पूरे नहीं किए। हमारा कानून ये मानता है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष का नहीं हुआ है या विशिष्ट परिस्थिति के अंतर्गत 21 वर्ष का नहीं हुआ है वो व्यक्ति अनुबंध का उसके हित अहित पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसको सोचने, समझने और जानने का पूर्ण सामर्थ्य नहीं रखता है। इसलिए ऐसे पक्षकार के हितों की उपेक्षा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसके साथ में कोई भी व्यक्ति कपट धोखा कर सकता है, उसके साथ में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमारे कानून ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपनी आयु के 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं और वो व्यक्ति
अनुबंध करने के सक्षम नहीं है। इस संबंध में हमारा कानून अवयस्क के हितों का संरक्षण प्रदान करता है, प्रोटेक्टिंग द माइनर्स। वो हर रूप के अंतर्गत माइनर को प्रोटेक्ट करता है। अगर माइनर कोई गड़बड़ी भी करता है तो उसकी वो अनदेखी करता है। इस संबंध में प्रोफेसर सर एंसन ने बहुत ठीक लिखा है। कानून अपने अवयस्क को संरक्षण प्रदान करता है, उनके अधिकारों और संपत्तियों की सुरक्षा करता है, उनकी भूलों एवं लापरवाहियों को क्षमा करता है तथा उनका पक्ष प्रस्तुत करने में उनकी सहायता प्रदान करता है। न्यायाधीश उसके सलाहकार होते हैं, जूरी के सदस्य उनके सेवक होते हैं और कानून उनका संरक्षक होता है। मतलब हर रूप में न्यायालय अवयस्क के हितों का संरक्षण प्रदान करते हैं, प्रोटेक्टिंग द माइनर्स इसमें कहा गया है। और दूसरा इस संबंध में एक सिद्धांत और एक्सप्लेन किया गया है, वो है कि अवयस्क के कारण दूसरों को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। हमारा ये सिद्धांत ये भी कहता है कि अवयस्क का संरक्षण करते समय कानून को अवयस्क से व्यवहार करने वाले दूसरे पक्षकार को अनावश्यक कष्ट देना भी हमारे कानून का उद्देश्य नहीं होता है। और तीसरी बात कही गई है, एनफोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट पॉसिबल इफ माइनर इज ए बेनिफिशियरी और प्रॉमिसिंग। सामान्य रूप में हम कहते हैं कि अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है, किंतु जहां पर माइनर बेनिफिशरीज के रूप में है, माइनर के हित के अंतर्गत किया जाने वाला अनुबंध है, वो लाभ की स्थिति में, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ऐसे अनुबंध का प्रवर्तन भी करवाया जा सकता है। तो ये अवयस्क के संबंध में कुछ जो न्यायिक फिलॉसफी है उसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब अवयस्क के संदर्भ में क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं हमारे कानून के तहत, सेक्शन 11 के तहत मैं आप लोगों को अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले बात आती है वॉइड एब इनिशियो, मतलब पूर्ण रूप से व्यर्थ, प्रारंभ से ही व्यर्थ। अवयस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है, प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, और जो ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, ऐसे ठहराव का भविष्य में भी पुष्टिकरण संभव नहीं होता है। ऐसे ठहराव को हम व्यर्थनीय ठहराव नहीं मानते, ये वॉइडेबल नहीं है, अपितु क्या है, वॉइड है और प्रारंभ से ही वॉइड है। ये इसका प्रभाव शून्य होता है, इसका प्रभाव, ये ठहराव अवयस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्ण रूप से व्यर्थ होता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद प्रचलित है, वो है मोहरी बीबी बनाम धर्मदास का वाद। इसमें धर्मदास एक अवयस्क व्यक्ति था, उसने अपनी संपत्ति ब्रह्मोदत्त जो मोहरी बीबी के हस्बैंड थे के पास 20,000 रुपये की एवज में संपत्ति को बंधक में रखकर अवयस्क के द्वारा एक लोन लिया गया, लोन के लिए ठहराव किया गया। बंधककर्ता धर्मदास ने इसमें 10,500 रुपये नगद उसी समय प्राप्त कर लिए और ब्रह्मोदत्त ने कहा कि आप अगले दिन आए, हम एक लिखित में एग्रीमेंट कर लेंगे, एग्रीमेंट करके आपको रिमेनिंग राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। अगले दिन जब वकील की सहायता से एग्रीमेंट किया जा रहा था तो मालूम पड़ा कि धर्मदास एक माइनर है। तो उन्होंने उस एग्रीमेंट के अंतर्गत धर्मदास को मेजर बताते हुए, वयस्क बताते हुए ये एग्रीमेंट कर लिया। कुछ समय पश्चात ब्रह्मोदत्त के द्वारा धर्मदास से 20,000 रुपये जो ऋण प्रदान किया गया था, उस ऋण की राशि के लिए वाद दायर किया गया, ऋण की राशि के भुगतान के लिए कहा गया। धर्मदास ने वो ऋण चुकाने से मना कर दिया। मामला न्यायालय में गया। जब मामला न्यायालय में चल रहा था, इस बीच में ब्रह्मोदत्त की मृत्यु हो गई और इस वाद को मोहरी बीबी के द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया। इसलिए इस वाद का नाम मोहरी बीबी बनाम धर्मदास का वाद के नाम से प्रचलित है। जब न्यायालय के अंतर्गत ये वाद चला तो मोहरी बीबी के द्वारा तक दिया गया कि धर्मदास ने अपनी आयु व्यस्कता की बताई और व्यस्क बतला के इसने हमारे साथ में ठहराव किया, इसलिए इस ठहराव का प्रवर्तन किया जाना चाहिए और धर्मदास को बाध्य किया जाना चाहिए कि वह 20,000 रुपये का भुगतान करे। और जबकि धर्मदास के द्वारा अपनी संपत्ति जो बंधक में रखी गई है उसको प्राप्त करने के लिए न्यायालय से गुहार लगाई। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के पश्चात निर्णय दिया कि ये ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ था। अवयस्क के साथ किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है और प्रारंभ से व्यर्थ होने के कारण इस ठहराव का प्रवर्तन संभव नहीं है।
यहाँ पर मोहरी बीवी को धर्मदास की जो संपत्ति बंधक के रूप में रखी गई है उसको छोड़ने का आदेशित किया गया कि वो धर्मदास को उसकी संपत्ति वापस लौटा दे और किसी प्रकार के भुगतान के लिए यहाँ धर्मदास को बाध्य नहीं किया गया। तो ये जो वाद है, इस वाद के माध्यम से ये बात स्पष्ट होती है कि अव्यस्त के साथ किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है और जो ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है ऐसे ठहराव का प्रवर्तन पॉसिबल नहीं है। भले ही से अव्यस्क झूठ बोल के अपने आप को व्यस्क भी बतला दे तो भी हमारा कानून अव्यस्क के हितों को सुरक्षित करता है, अव्यस्क के हितों की रक्षा करता है और यहाँ पर अव्यस्क के साथ किए गए ठहराव को पूर्ण रूप से व्यर्थ माना जाता है। तो एब इनिशियो वॉइड, प्रारंभ से व्यर्थ, पूर्ण रूप से व्यर्थ। ठीक है। दूसरी बात आती है माइनर कैन बी प्रोमिसरी और बेनिफिशियरी। यहाँ पर मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर माइनर वचन ग्रहीता अथवा हितधारी की स्थिति में अव्यस्त के साथ अनुबंध है तो उसका प्रवर्तन किया जा सकता है। अर्थात अनुबंध में अव्यस्त के हितधारी या लाभ की स्थिति में है तो चाहे तो न्यायालय से प्रार्थना करके वो दूसरे पक्षकार को अनुबंध प्रवर्तित कराने के लिए बाध्य कर सकता है। किंतु इस सिद्धांत के अंतर्गत एक बात महत्वपूर्ण है, अव्यस्त को ऐसे अनुबंध को प्रवर्तित कराने का अधिकार तभी प्राप्त होगा जबकि उसने उस अनुबंध के अधीन अपनी ओर से तो संपूर्ण प्रतिफल दे दिया है दूसरे पक्षकार को तथा उसकी ओर से किसी भी वचन को पूरा करना शेष नहीं है और दूसरे पक्षकार के द्वारा वचन को पूरा किया जाना बाकी है। तो यहाँ पर अव्यस्त की स्थिति में आएगा, लाभ की स्थिति में अगर अनुबंध का प्रवर्तन होता है तो अव्यस्त लाभ की स्थिति में होगा, वो बेनिफिशियरी होगा। तो वो अव्यस्त न्यायालय में से प्रार्थना करके ऐसे ठहराव का प्रवर्तन न्यायालय के माध्यम से करा सकता है, न्यायालय के आदेश के माध्यम से प्रवर्तन करा सकता है। क्योंकि अगर इसको एब इनिशियो वॉइड मान लिया जाए तो अव्यस्त के हितों की उपेक्षा हो जाएगी, क्योंकि अव्यस्त ने तो सब कुछ लाभ दे दिया, अपने वचनों का निष्पादन कर लिया। दूसरे पक्षकार इस आधार पर बच रहा है क्योंकि किया गया ठहराव पूर्ण रूप से व्यर्थ है। तो हमारा कानून अव्यस्त के हितों का संरक्षक है, हमारा कानून अव्यस्त के हितों की रक्षा करता है। इसलिए यहाँ पर ये नियम बनाया गया कि अगर अव्यस्त हितधारी की स्थिति में है, वचन ग्रहीता की स्थिति में है और दूसरे पक्षकार के द्वारा उसने अपनी तरफ से संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान कर दिया और दूसरे पक्षकार के द्वारा प्रतिफल का भुगतान किया जाना बाकी है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत अव्यस्त के न्यायालय से प्रार्थना करके गुहार करके वह ऐसे अनुबंध का प्रवर्तन करवा सकता है। किंतु कोई किया गया ठहराव अव्यस्त के हित में है किंतु अव्यस्त के द्वारा अपने वचनों का निष्पादन नहीं किया गया, उसने प्रतिफल का भुगतान नहीं किया है, तो ऐसे ठहराव का भले से वो बेनिफिशरीज है, भले से वो लाभ की स्थिति के अंतर्गत हो, तो ऐसे ठहराव का प्रवर्तन न्यायालय के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। तीसरा नियम इस संदर्भ में वो आता है कि नो रेटिफिकेशन। नो रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि अनुबंध का पुष्टिकरण संभव नहीं है। जैसे मान लीजिएगा अव्यस्त के साथ किया गया अनुबंध हम कहते हैं पूर्ण रूप से व्यर्थ होता है। अव्यस्त जब व्यस्क हो जाए और व्यस्क होने के बाद इसकी पुष्टि कर दे कि हाँ भाई जो पहले जो अनुबंध किया गया था मैं इससे अब इसको मान्यता प्रदान करता हूँ और मैं इसके संदर्भ में जो भी दायित्व उत्पन्न होगा उसको चुकाने के लिए वचन देता हूँ, तो भी ऐसे अनुबंध को हम उसकी पुष्टि नहीं करवा सकते क्योंकि हमारा कानून कहता है एब इनिशियो वॉइड, मतलब प्रारंभ से ही व्यर्थ, और जो ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है तो उसका पुष्टिकरण संभव नहीं होता। उसको हम वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात भी हम ऐसे अनुबंध का प्रवर्तन नहीं करवा सकते क्योंकि किया गया अनुबंध प्रारंभ से व्यर्थ था। जब ठहराव किया गया था तब वो व्यक्ति कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखता था। देखो यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का जो नियम है, अगर हम हमारे अनुबंध के आवश्यक लक्षण पढ़ें तो हम पहला लक्षण कहते हैं देयर शुड बी टू पार्टीज, दो पक्षकार होनी चाहिए। दो पक्षकार, एक वचनदाता दूसरा वचन ग्रहीता। हमारा कानून अव्यस्त को पक्षकार मानता ही नहीं है और जब पक्षकार मानता नहीं है तो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया ठहराव वैध नहीं हो सकता। इसलिए हमारा कानून कहता है एब इनिशियो वॉइड, प्रारंभ से ही व्यर्थ, पूर्ण रूप से ही व्यर्थ हमारा कानून इस संदर्भ में बात कहता है। इसलिए एक नियम ये भी है, नो रेटिफिकेशन, वयस्क होने के पश्चात भी अवयस्क ऐसे अनुबंध को, ऐसे ठहराव का प्रवर्तन नहीं करवा सकता, उसका पुष्टिकरण नहीं कर सकता है। देन इसके पश्चात नियम आता है रेस्टिट्यूशन, प्रत्यास्थापना या क्षतिपूर्ति। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है
पूर्व वाली स्थिति में पहुंचना, अनुबंध करने से पहले वाली स्थिति में पहुंचना। ठहराव के अंतर्गत पक्षकारों के द्वारा प्राप्त लाभ या प्रतिफल को लौटा देना या पक्षकारों के द्वारा ठहराव से पूर्व की स्थिति में आ जाना ही प्रत्ययस्थापना कहलाती है। वर्तमान में अव्यस्क की दशा में प्रत्ययस्थापना के संदर्भ में दो प्रावधान इस संदर्भ में लागू होते हैं। अव्यस्क स्वयं के द्वारा अनुबंध अव्यस्क स्वयं अनुबंध को व्यर्थ घोषित करने की प्रार्थना करता है तो हमारा कानून कहता है कि अव्यस्क स्वयं किसी ठहराव को व्यर्थ घोषित करने के लिए न्यायालय से प्रार्थना करता है तो न्यायालय उसे उस ठहराव के अंतर्गत दूसरे पक्षकार से प्राप्त किए गए समस्त लाभ एवं प्रतिफल को लौटाने के लिए कह सकता है। साथ ही दूसरे पक्षकार को ही क्षतिपूर्ति के लिए भी वो आदेशित कर सकता है। किंतु दूसरे पक्षकार की प्रार्थना करने का वो विरोध करने पर यदि दूसरा पक्षकार इस संदर्भ में प्रार्थना करता है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत अव्यस्क के साथ हुए ठहराव को प्रवर्तित कराने के लिए दूसरा पक्षकार न्यायालय में आवेदन करता है तो अव्यस्क उसके इस आवेदन का विरोध करने में सफल हो जाता है और ऐसी स्थिति में न्यायालय अव्यस्क को ये कह सकता है कि वह दूसरे पक्षकार से ठहराव के अधीन प्राप्त लाभ अथवा प्रतिफल उस सीमा तक लौटा दे जिस सीमा तक उसे या उसकी संपत्ति को उससे लाभ प्राप्त हुआ है। ये स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 में बतलाए गए नियम के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्शन का नियम है। किंतु यहाँ पर शब्द आया कह सकता है। कह सकता है का मतलब न्यायालय के विवेकाधिकार का मामला है। न्यायालय चाहे तो ऐसा कर सकता है, अदरवाइज न्यायालय अन्य कोई आदेश भी दे सकता है। स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 के लागू होने के पूर्व प्रत्ययस्थापना के संदर्भ में सभी न्यायालय एकमत नहीं थे और इस नए अधिनियम के लागू होने के बाद अब न्यायालय इस एक्ट के प्रोविजन के तहत ही अब निर्णय देते हैं। देन इसके पश्चात आता है अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं। नो एस्टोपल एंड कैन प्लीज माइनॉरिटी। कई बार व्यक्ति जो अव्यस्क है अपने आप को व्यस्क बतला के, मतलब वो इस प्रकार का गत्यावरोध कर रहा है, इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है कि वो व्यस्क है, अपने आप को व्यस्क बतला के दूसरे पक्षकार के साथ में ठहराव कर लेता है और तब पश्चात कुछ समय पश्चात वो कहता है कि जो ठहराव किया गया मैं तो माइनर हूँ। हमारा कानून कहता है कि अगर अव्यस्क अपने आप को व्यस्क बतलाकर भी कोई ठहराव कर देता है तो भी ऐसा ठहराव व्यर्थ होगा, शून्य होगा, राजनीति के माध्यम से इसको प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकेगा। मतलब अगर वो झूठ बोल रहा है अव्यस्क और झूठ बोल के भी कोई ठहराव कर लेता है तो भी ऐसा ठहराव व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ पर अवरोध का सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होता, गत्या अवरोध का सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होता। अगर वो झूठ के माध्यम से, कपट के माध्यम से व्यस्क बतलाकर भी दूसरे पक्षकार के साथ ठहराव कर लेता है तो भी ठहराव व्यर्थ होगा और अव्यस्क अपनी अव्यवस्था की सदैव वकालत कर की दलील दे सकता है तथा अव्यवस्था के आड़ पर वो अपने दायित्व से बच सकता है। कानून उसका संरक्षण इस संदर्भ में प्रदान करता है। देन इसके बाद में आता है विशिष्ट निष्पादन नहीं, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखिए, विशिष्ट निष्पादन से तात्पर्य होता है अनुबंध को मूल रूप में तय की गई शर्तों के अनुसार पूरा करवाना। ठहराव अव्यस्क के साथ ठहराव के संदर्भ में नियम होता है कि यहाँ पर विशिष्ट निष्पादन तभी करवाया जा सकता है जबकि ठहराव वेद हो, और चूंकि अव्यस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्ण रूप से व्यर्थ होता है, प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, एब इनिशियो वॉइड होता है, इसलिए ऐसे ठहराव में विशिष्ट निष्पादन का प्रश्न ही नहीं होता। अर्थात नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज पॉसिबल व्हेन वी आर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर। कॉन्ट्रैक्ट बाय द पेरेंट्स, गार्जियन और मैनेजर। अगर अव्यस्क के संरक्षक के द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा ठहराव किया जाता है तो इस संबंध में कुछ नियम बतलाए गए हैं। अनुबंध अव्यस्क के द्वारा या अव्यवस्था के विरुद्ध प्रवर्तित करवाया जा सकता है यदि किया जाने वाला ठहराव, संरक्षक के द्वारा किया जाने वाला ठहराव निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। संरक्षक अनुबंध करने के सक्षम हों, योग्य हों, अनुबंध करने की क्षमता रखते हों, यदि वे अपनी शक्तियों के अंतर्गत अनुबंध करते हैं, संरक्षक के द्वारा किया जाने वाला अनुबंध अव्यस्क के हित में हो, अव्यस्क के लाभ की स्थिति में हो, और कोई भी अव्यस्क का संरक्षक अव्यस्क के लिए अचल संपत्ति खरीदने का अनुबंध नहीं कर सकता है, किंतु अव्यस्क के हित के लिए उसकी संपत्तियों को न्यायालय की अनुमति से एक संरक्षक बेच सकता है। तो अव्यस्क के लाभ के लिए अगर संरक्षक कोई अनुबंध करता है तो ऐसा अनुबंध वैध हो सकता है, किंतु वो अचल संपत्ति को खरीदने के लिए नहीं कर सकता, अचल संपत्ति को बेचने के लिए जरूर कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि अव्यस्क
अगर कोई कार्य करता है तो क्या यहाँ पर पेरेंट्स लायबल होंगे? तो हमारा कानून कहता है नो लायबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स। एवेस के द्वारा किए गए कार्य के संदर्भ में उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, उनके सुरक्षक का कोई दायित्व नहीं होता, चाहे वो दायित्व जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में भी क्यों न हो। यदि एवेस ने अपने माता पिता के एजेंट के रूप में कोई अनुबंध किया है तो उस अनुबंध के लिए माता पिता का दायित्व उत्पन्न होगा। अगर माता पिता के एजेंट बन के कोई ठहराव करता है तो ऐसी कंडीशन में माता पिता लायबल होंगे। नेक्स्ट बात आएगी माइनर एजेंट। क्या एक माइनर को एजेंट नियुक्त किया सकता है? हमारे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया है एक माइनर को एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, किंतु माइनर के द्वारा किए गए कार्यों के लिए माइनर खुद बाध्य नहीं होगा, उसको बाउंड नहीं किया सकता है। ही इज नॉट लायबल। जो भी कार्य उसके द्वारा किए गए उसके संदर्भ में लायबल नहीं होगा। यहाँ पर संपूर्ण लायबिलिटी प्रिंसिपल की होगी, संपूर्ण लायबिलिटी नियोक्ता की होगी। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो नियोक्ता होता है, जो कि एजेंट को नियुक्त करता है, यहाँ पर लायबिलिटी पूर्ण रूप से लायबिलिटी किसकी रहेगी? यहाँ पर नियोक्ता की लायबिलिटी होगी। इसलिए माइनर को एजेंट नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। देन बात आती है माइनर पार्टनर्स। क्या एक माइनर साझेदारी में पार्टनर हो सकता है? हमारे साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत कहा गया है एक माइनर को साझेदारी फर्म के अंतर्गत लाभ भागी के रूप में जोड़ा जा सकता है। वो प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर हो सकता है, वो प्रॉफिट शेयरिंग भागीदार हो सकता है, किंतु वो लायबिलिटीज के अंतर्गत वो किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए चूंकि साझेदारी की स्थापना साझेदारी संलेख के माध्यम से होती है, साझेदारी समझौते के माध्यम से होती है, और माइनर में अनुबंध करने की योग्यता नहीं होती, अनुबंध करने की सक्षम नहीं होती। इसलिए एक माइनर एक साझेदारी फर्म के अंतर्गत साझेदार नहीं बन सकता कि केवल लाभ का भागीदार बन सकता है अगर शेष बचे सभी साझेदार उसको लाभ भागीदार के रूप में स्वीकार कर लें तो। देन आता है गारंटी फॉर एंड बाय माइनर। क्या एक माइनर गारंटर बन सकता है? क्या वो प्रत्याभूति प्रदान कर सकता है, गारंटी प्रदान कर सकता है? हमारा कानून कहता है अगर माइनर किसी की गारंटी प्रदान करता है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत यहाँ पर माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। अगर वचन ग्रहीता के द्वारा अपने वचनों का निष्पादन नहीं किया था तो गारंटर के रूप में जो माइनर है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, वहाँ पर वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि माइनर किसी भी प्रकार से लायबिलिटी को ग्रहण नहीं करता है। माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? हमारा कानून कहता है जब माइनर किसी प्रकार की लायबिलिटी को ग्रहण नहीं कर सकता तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ही कांट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वो दिवालिया घोषित नहीं हो सकता है। इसलिए माइनर को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता, भले ही से उसके ऊपर दायित्व बहुत अधिक हो और उसके पास में चुकाने के लिए संपत्ति नहीं हो तो भी माइनर को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है। माइनर एज ए जॉइंट प्रोमिसर। संयुक्त वचनदाता की स्थिति के अंतर्गत हमारा नियम ये कहता है कि अगर माइनर संयुक्त वचनदाता है तो शेष बचे संयुक्त वचनदाता तो लायबल होंगे, उनकी लायबिलिटी रहेगी, माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। माइनर को किसी भी रूप में अपने वचनों के निष्पादन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो किसी प्रकार के दायित्वों को ग्रहण नहीं कर सकता है। माइनर शेयर होल्डर। अब क्या प्रश्न उठता है, क्या माइनर को शेयर होल्डर बनाया जा सकता है कंपनी के अंतर्गत? देखिए, इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण नियम यहाँ पर है बतलाए गए हैं। माइनर को कंपनी में शेयर होल्डर, अगर कंपनी के पार्षद अंतर्नियम कंपनी को परमिट करते हैं तो माइनर को फुली पेड अप शेयर देकर शेयर होल्डर बनाया जा सकता है, किंतु ही कैन बिकम ए शेयर होल्डर, ही कांट बिकम ए मेंबर ऑफ ए कंपनी। क्यों नहीं बन सकता मेंबर? क्योंकि उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है। मेंबर और कंपनी के मध्य एक अनुबंध होता है, एक समझौता होता है, और इसलिए माइनर केवल शेयर होल्डर बन सकता है फुली पेड अप शेयर के लिए। अगर कंपनी के द्वारा माइनर को पार्टली पेड अप शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया गया है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत माइनर शेष बची राशि को चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और उसके शेयर्स को कंपनी फॉरफिट भी नहीं कर सकती है। इसलिए इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद है, नंदिता जैन बनाम बेनेट कॉलमैन कंपनी का एक वाद बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा इस संदर्भ में डिसीजन दिया गया है। इसलिए हम कहते हैं कि माइनर को कंपनी का फुली पेड अप शेयर ही अलॉट किए जाने चाहिए अगर कंपनी का पार्षद अंतर्नियम कंपनी को परमिट करता है तो। माइनर एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या माइनर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख सकता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है चेक, बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र इत्यादि। एक माइनर चेक, बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र लिख सकता है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किंतु उसके संदर्भ में जो भी लायबिलिटी उत्पन्न होगी वो लायबिलिटी को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर चेक, बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र डिसोवन हो जाते हैं तो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत उनको लायबल नहीं ठहराया जा सकता, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये नियम भी यहाँ पर माइनर के संदर्भ में लागू होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है, लायबल फॉर द टॉर्ट्स। क्या माइनर अपराध के लिए उत्तरदायी है? हमारा कानून कहता है एक माइनर अपराध के लिए उत्तरदायी है। वो अपराध अगर कोई अपराध करता है किसी प्रकार का, वो चोरी, डकैती, मानहानि, शीलभंग, कपट, गबन इत्यादि करता है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर उसका व्यक्तिगत दायित्व की उत्पत्ति होगी। वो इस आधार पर नहीं बन सकता कि ही इज ए माइनर और उसके साथ किया गया ठहराव पूर्ण रूप से व्यर्थ है। हमारा कानून कहता है वहाँ पर वो व्यक्तिगत रूप से लायबल होगा, व्यक्तिगत रूप से उसकी लायबिलिटी उत्पन्न होगी। फिर बात आती द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। क्या एक माइनर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करता है? एक वयस्क के द्वारा भविष्य में शादी करने के लिए किया गया ठहराव पूर्ण रूप से व्यर्थ होता है। अगर एक माइनर भविष्य में शादी करने के लिए कोई ठहराव करता है तो पूर्ण रूप से वॉइड है, व्यर्थ है, उसका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर बात आती है यदि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रशिक्षुता अनुबंध के संदर्भ में जो नियम है, इस संदर्भ में ये बात आती है कि भी अप्रेंटिसशिप के संदर्भ में नियम है कि अगर एक माइनर अपने संरक्षक के माध्यम से प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के अधीन प्रशिक्षुता ट्रेनिंग प्रशिक्षण हेतु किए गए कोई भी अनुबंध कारखाने के मालिक से अनुबंध करता है तो ऐसा अनुबंध वैध हुआ, क्योंकि ये माइनर के हित में किया गया अनुबंध होता है। माइनर एज ए ट्रेड यूनियन मेंबर, ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है, किंतु who has attended the age of the 15 year may be a member of the registered trade union provided the rules of the trade union act allow so। एक माइनर 15 वर्ष की उम्र का है तो वो ट्रेड यूनियन का वो मेंबर बन सकता है। अब महत्वपूर्ण बात आती है लायबिलिटीज फॉर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। क्या एक माइनर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए अनुबंध को, ठहराव को हम राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवा सकते हैं? देखिए यहाँ पर कुछ नियम महत्वपूर्ण हैं। माइनर के साथ किया गया ठहराव पूर्ण रूप से व्यर्थ होता है, उसको राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवा सकता। तो कोई भी व्यक्ति माइनर के साथ में ठहराव नहीं करेगा, और जब कोई भी व्यक्ति माइनर के साथ ठहराव नहीं करेगा तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत कुछ विशिष्ट परिस्थिति में जहाँ माइनर को अपनी आवश्यकताएं, अनिवार्य आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए ठहराव करने की आवश्यकता है तो कैसे कर पाएगा? हम एक तरफ कहते हैं कि न्यायालय उसका संरक्षक है, कानून उसका रखवाला है, जूरी के सदस्य उसके सलाहकार हैं, कानून उसके हितों के का संरक्षण प्रदान करता है, किंतु उन्हीं नियमों के तहत माइनर के हितों की उपेक्षा हो रही है। तो हमारा कानून कहता है कि अगर माइनर अपने जीवन स्तर के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो उसके पास में पूर्ति के लिए किसी प्रकार का कोई ठहराव किसी पक्षकार के साथ में करता है तो माइनर व्यक्तिगत रूप से तो लायबल नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से तो नहीं ठहराया जा सकता, किंतु दूसरा पक्षकार यहाँ पर माइनर की संपत्ति को बेचकर उसके दायित्वों को पूरा करवा सकता है। अगर माइनर के पास में संपत्ति है और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठहराव किया गया है तो माइनर की संपत्ति से उस राशि की वसूली की जा सकती है। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि माइनर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और दूसरा पक्षकार उसके साथ में ठहराव करने से हिचके नहीं। इसलिए माइनर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर कोई ठहराव किया जाता है तो ऐसे ठहराव को माइनर की संपत्ति से प्रवर्तित करवाया जा सकता है, किंतु इसमें नियम यह है कि ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति की गई हो जो एवस के जीवन स्तर के अनुसार एवस की आवश्यकताओं की श्रेणी में आती हो और आवश्यकताओं को अनुबंध की अव्यवस्था के आवश्यक अवस्थाओं की वस्तुओं को एवस के पास कमी हो, अर्थात उसके पास पहले से वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में नहीं हो, तो वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर कोई ठहराव करता है तो उसका प्रवर्तन एवस की संपत्ति में से किया जा सकता है। थैंक यू।